नमस्ते जी। मैं आचार्य नीरज योगी ऋषिकेश योग निकेतन आश्रम में आचार्य के नाते सेवारत हूँ और यहाँ आपके बीच में योग से संबंधित और ध्यान योग से संबंधित, योग की विधा और विज्ञान से संबंधित कुछ विषय बीच में लेकर आऊँगा। योग जैसा कि शास्त्रों के अनुसार हमको सुनने को, अध्ययन करने को मिलता है, आत्मा का परम आत्मा से मिलन, ये योग कहलाता है। लेकिन आत्म तत्व को, आत्म स्वरूप को जो तन, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि रूपी यंत्र मिले हैं, ये यंत्र मिले हैं ताकि आत्म सत्ता, परम आत्म को व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सके। लेकिन जब इन यंत्रों में दोष आ जाते हैं, मन, मस्तिष्क, प्राण, इंद्रियों में कोई रोग आ जाए, दोष आ जाए, उन दोषों का शमन करने के लिए, उन रोगों को दूर करने के लिए, उन नेगेटिविटीज़ को, इनएक्टिविटी को, इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए योग की इम्पॉर्टेंस है, योग का महत्व है, योग का अभ्यास और साधना की जाती है। जब हम योग का अध्ययन करते हैं तो योग की परंपरा में अनेकों अलग अलग प्रकार के योग के विधाएं हैं, अलग अलग प्रकार के योग के स्ट्रीम हैं। जैसे कि आप पातंजलि योग के विद्यार्थी हो सकते हैं, आप हठ योग के विद्यार्थी हो सकते हैं, आप राजयोग के, भक्ति योग के, कर्म योग के मार्ग पर चलकर के योग के साधक या साधिका हो सकते हैं। आप कुंडलिनी योग, सहज योग, ध्यान योग, मंत्र योग, तंत्र योग, लय योग आदि अनेकों प्रकार के योग के माध्यमों से अपने साधना में उतर सकते हैं। ये व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति, उसकी आयु, उसके मन, मस्तिष्क की, प्राण की, इंद्रियों की स्थिति और व्यक्ति की परिस्थिति और उसका रूटीन, उसकी दिनचर्या, उसका भोजन, ऐसे कई प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करके, कई बिंदुओं पर विचार करने के पश्चात योग के शिक्षक, योग में पारंगत आचार्य ये निश्चित करते हैं कि इस प्रकृति के व्यक्ति को इस प्रकार के योग के मार्ग पर चलना चाहिए। माने यदि कोई इमोशनल टाइप ऑफ व्यक्ति है तो उसको भक्ति योग सुझाव देना अति लाभकारी होगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत रैशनल है, इंटेलेक्चुअल है, तो वो किसी विषय को समझ करके या प्रैक्टिकली करके ही उसमें जा सकता है, उस तरफ बढ़ सकता है, उसको कंटिन्यू रख सकता है। तो उनके लिए पातंजलि योग या तंत्र योग अत्यंत लाभकारी हो सकता है। ऐसे ही किसी अन्य साधक या साधिका की प्रकृति का अध्ययन करने के पश्चात हम ये निश्चित कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को लय योग प्रभावशाली होगा, इस व्यक्ति को कर्म योग के माध्यम से आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलना चाहिए, या किसी अन्य व्यक्ति को मंत्र योग के माध्यम से, तो किसी अन्य दूसरे साधक या साधिका को कुंडलिनी योग के माध्यम से आध्यात्मिक विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो आचार्य के नाते ये हमारा दायित्व होता है कि हम ये देख पाएं और सुनिश्चित कर पाएं कि व्यक्ति का गुण और दोष, तीनों गुणास
यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और तीनों दोष की प्रकृति यानी कि वात, पित्त और कफ कौन सा डोमिनेट कर रहा है, व्यक्ति की प्रकृति क्या है, तो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ही हम योग की कौन से प्रकार को उस व्यक्ति को सजेस्ट करेंगे निश्चित किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले के संस्कारों के कारण, पूर्व जन्म की साधनाओं के कारण जन्म से ही किसी विशेष आध्यात्मिक इच्छा से, विशेष आध्यात्मिक क्षमताओं से, विशेष आध्यात्मिक आकांक्षाओं से जन्म लेता है, तो वो बचपन में ही योग के मार्ग की तरफ, ध्यान के मार्ग की तरफ, आध्यात्म की तरफ, आध्यात्मिक क्रियाकलापों की तरफ उसकी रुचि होती है। कई बार परिवार के मेंबर्स को आश्चर्य होगा कि इस छोटे बालक को कोई हम ट्रेनिंग ऐसी नहीं दे रहे, प्रशिक्षण नहीं दे रहे, कहीं ऐसा वातावरण भी इसको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, फिर भी ऐसे अनेकों संत, ऐसे अनेकों महापुरुष, योगी और ज्ञानी हुए हैं कि जो किसी परिवार में जन्म लेने के कुछ वर्ष पश्चात ही आध्यात्म की यात्रा में, आध्यात्म के विकास में जुट गए। इससे ये सिद्ध होता है कि वो बालक पूर्व जन्म के संस्कार जो उसके आध्यात्मिक थे उनके साथ उन्होंने जन्म लिया, और इस जन्म में उस पूर्व जन्म के आध्यात्मिक संस्कारों के आधार पर उससे आगे की आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर वो है। तो ऐसे व्यक्ति को हो सकता है कि हम सीधे सीधे ध्यान योग का मार्ग सजेस्ट कर पाए, और ऐसे उच्च चेतना के व्यक्ति के लिए, पूर्व जन्म के संस्कार लिए जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए हो सकता है कि हम कुंडलिनी योग का मार्ग उसको सजेस्ट कर सके, जबकि ध्यान योग या कुंडलिनी योग बिगिनर्स के लिए नहीं होगा। तो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को योग का कौन सा प्रकार, कौन सा स्ट्रीम अधिक लाभ और सहयोग देने वाला है। जैसे व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति का शारीरिक स्तर, व्यक्ति का मानसिक स्तर, भावनात्मक स्तर क्या है, व्यक्ति का वातावरण क्या है, व्यक्ति की दिनचर्या क्या है, उसका भोजन क्या है, उसकी आयु क्या है, इन सभी का अध्ययन करके हम ये निश्चित कर पाते हैं और करना चाहिए कि उस व्यक्ति को कौन से प्रकार के योग का अभ्यास सहायक है और अधिक लाभकारी है। इतना ही नहीं, खास किसी एक पर्टिकुलर टाइप के योग के विज्ञान में भी, फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति हठ योग की क्रियाओं में साधना कर रहे हैं, तो उसकी आयु, उसकी दिनचर्या, भोजन, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, वैचारिक स्तर का अध्ययन करने के पश्चात, उसकी प्रकृति का अध्ययन करने के पश्चात हम ये निश्चित करेंगे कि उसे कौन से आसन करने हैं, कौन से आसन नहीं करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन से प्राणायाम नहीं करने हैं, किस प्रकार के ध्यान की प्रक्रिया उसके लिए लाभकारी होंगी, किस प्रकार के ध्यान की प्रक्रिया उनको अधिक लाभ नहीं देंगी। ठीक ऐसे ही व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार हम ये निश्चित करके न केवल योगासन, प्राणायाम, ध्यान की क्रियाएं बता पाएंगे, इवन डाइट भी अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं। उसका दिनचर्या, उसके ध्यान की क्रियाएं, योगासन प्राणायाम की क्रियाएं, मुद्रास बंधास का अभ्यास, ये सब हम निश्चित कर सकते हैं यदि हमने व्यक्ति की प्रकृति को ठीक प्रकार से अध्ययन किया है। तो हम
उस व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार ही योग का प्रकार निश्चित करें, ये हमारे लिए आवश्यक है और उस व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।